हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का इस री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आज से हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम जिस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। ये कोई एक चैप्टर पर्टिकुलर तो है नहीं, मेनली अगर आप एनसीईआरटी में बुक में देखोगे तो इस नाम से कोई भी चैप्टर्स आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ाई किस पैटर्न पे हम लोग करने जा रहे हैं। मेनली हम लोग का जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी। आपको मीन्स हमारा मेन फोकस कंपटीशन क्रैक करना होगा, न कि केवल एकेडमिक पे आपको आगे जाना है। एकेडमिक तो आप अपने क्लियर कर ही लोगे, उसके साथ साथ हम लोग का मेन टारगेट होगा कि आपको कंपटीशंस क्रैक कराई जाए। और बेसिकली हम लोग जो तैयारी कराएंगे वो हम आपको जेई की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो उसमें इस चैप्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता होंगी लेकिन हम लोग इस चैप्टर्स में फिर से पढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ें भी पढ़ेंगे जिसका यूज़ मैथमेटिक्स में आपको आगे बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अब जुड़े रहिएगा। और आपको वीडियोस के अलावा आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी इस प्लेटफॉर्म से। इस प्लेटफॉर्म से आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डीपीपीज दी जाएंगी, असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होने वाली हैं। ठीक, तो चलो बच्चों, आज से हम लोग अपने इस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जनरल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम आप 8 से पढ़ते आ रहे हो, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में भी पढ़ने जा रहे हो। लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ चुके हो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ओके, चलो, तो इसमें अब बहुत बेसिक सा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स को हम लोग पता है कि इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर होता क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गए? 1 से स्टार्ट हो गए और आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसको एक और नाम से जान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग आई मतलब इंटीजर, इसके ऊपर प्लस लगा दिया, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। ओके, चलो, ये तो बात हो गई नेचुरल नंबर की। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर को अगर सेट के फॉर्म में लिखा जाए तो कहां से स्टार्ट होता है होल नंबर? मतलब नेचुरल नंबर में अगर आपने एक नंबर 0 और इंक्लूड कर दिया तो वो क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर बन जाता है। ठीक, मीन्स इसी नेचुरल नंबर में आपने एक नंबर 0 ऐड कर दिया। इसको लिखने का एक तरीका और है, आपने नेचुरल नंबर लिया और उसमें आपने 0 इंक्लूड कर दिया तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। या आप ये कह सकते हो कि आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया और उसके साथ 0 इंक्लूड कर दिया तो भी क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा है, बस एक बार देख लीजिए। फिर देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? इसको सेट के फॉर्म में अगर इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको कैसे हम लोग अगर हम सेट फॉर्म में लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं? माइनस इनफाइनाइट, मतलब इधर माइनस इनफाइनाइट से आएगा, इधर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और आगे भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या बन गया? हमारा इंटीजर का सेट। अब इंटीजर आ गया तो निगेटिव इंटीजर आएगा और पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो हम लोग निगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। निगेटिव इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? आई माइनस। अब देखो, निगेटिव इंटीजर को अगर हम लिखें
तो ये इसमें क्या आएंगे, सारे निगेटिव एलिमेंट्स आएंगे, -3, -2, -1, बस। तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। अब सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो नॉन पॉजिटिव का मतलब हो गया कि पॉजिटिव छोड़ दो, बाकी सारे एक साथ कर लो। तो अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे। नॉन पॉजिटिव का मतलब हो गया निगेटिव नंबर्स आएंगे, -3, -2, -1, और एक नंबर और आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहीं पे हम बोलें कि सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर की बात बताओ, सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर, तो बताओ नॉन निगेटिव इंटीजर हम लोग किसको बोलेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर ले लो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि 1 से नंबर स्टार्ट कर दो और उसके साथ एक नंबर और ले लो, 0। तो 0, 1, 2, 3 ... ये हमारे क्या हो जाएंगे, सारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। अब हम 0 को क्या कह सकते हैं, 0 के पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो एक चीज याद रखिएगा, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे नंबर सिस्टम के कुछ चीजें हैं। अभी कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। चलो बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं कि अब बात करते हैं रियल नंबर क्या होता है। जब हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग R से करते हैं। और इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, ये इसकी बात करें तो ये होते हैं -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे। अभी इस ब्रैकेट को मैं बताऊंगा क्या है, अभी आप बस नोट कर लो। मतलब निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 0 सारे नंबर्स मिला देंगे तो आपके क्या बन जाते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, देखो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब हो गया कि इसको हम लोग दिखाएंगे R+ से, और पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब हो गया नंबर्स जो केवल पॉजिटिव हो, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। और पॉजिटिव नंबर्स कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 छोड़ के उसके आगे से, 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। निगेटिव रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, निगेटिव रियल नंबर क्या होगा, -इनफाइनाइट से 0 ओपन। अब ये ओपन क्लोज मैं बताऊंगा क्या होने वाला है। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नहीं हो मींस निगेटिव रियल नंबर हो, और नॉन लग गया इसका मतलब निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा और उसके साथ साथ 0 भी आ जाएगा। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब ये हो गया। इसको लिखने का एक तरीका और है कि हम पूरे रियल में से पॉजिटिव रियल नंबर माइनस कर दें तो भी हमारा नॉन पॉजिटिव रियल नंबर ही रहेगा, ओके। चलो अब रेशनल नंबर, जैसा कि रेशनल नंबर आप लोग जानते हो कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख पाए, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर्स। मीन्स जिन नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं और P और Q इंटीजर्स हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलेंगे, ओके। अब देखो, अब जब हम इर्रेशनल की बात करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स वे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते हैं, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं Q से। Q मीन्स रेशनल, ठीक है। तो इर्रेशनल को हम लोग कैसे बोलेंगे
ये क्यू कॉम्प्लीमेंट बोलो या क्यू बार बोल दो। तो ये किसको डिनोट करेंगे? इरेशनल नंबर्स को। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर एग्जांपल की बात करें तो √2, √3, पाई, ई, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल में आपने लिखा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। मींस इरेशनल नंबर कौन होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होंगे वो क्या होंगे? वो हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। अगर कोई भी नंबर ऐसे दिया हुआ है 2.34 बार, अब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो इसको आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने सीखा भी होगा, 9th-10th क्लास में सिखाया जाता है कि कैसे इसको p/q के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। जो भी नंबर्स रेशनल नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेट की। अभी सेट का एक प्रॉपर चैप्टर हमारा होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि हम लोग जो अभी चैप्टर्स पढ़ने वाले उसमें अगर इसका यूज आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। एक चैप्टर सेट के नाम से आपका 11th क्लास में है, उसको हम लोग काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। ओके, चलो, सेट का मतलब क्या होता है? A set is a well-defined collection of objects or elements. सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब हो गया कि अगर हम ऐसी कोई चीज ना बोलें जो पॉसिबल ना हो, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो। अगर हम बोलें कि क्रिकेट टीम में सबसे अच्छे प्लेयर्स का एक सेट बनाया जाए, तो क्या ये सेट होगा? अच्छे प्लेयर्स। अब ये बताओ कि अच्छा किसको बोलेंगे? जो बहुत अच्छा बॉलिंग करता होगा, या जो बहुत अच्छा बैटिंग करता होगा, या जो बहुत अच्छा फील्डिंग करता होगा? अच्छा कैसे अच्छा हम लोग डिसाइड करते हैं? जब तक उसकी अच्छे की प्रॉपर डेफिनेशन ना हो तब तक हम उसको सेट नहीं बोल सकते। समझ में आया? जैसे कि इंडिया में दुखी लोगों का सेट बनाओ आप, तो अब दुख की प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या डिफाइन करोगे? दुख किसको बोलोगे? कि जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है, या जिसके पास बीमारियां हैं वो दुखी है? तो हम इसका सेट नहीं बना सकते। तो सेट हम कब बना सकते हैं? जब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो। ठीक है, जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तो हमने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ। आपने मान लिया कि ए सेट से इसको रिप्रेजेंट करना है। अब सेट के एलिमेंट्स को लिखना है, तो एलिमेंट्स को लिखने का तरीका क्या होता है? उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करके। तो हमने क्या बोला? नेचुरल नंबर का सेट लिखना है जो 10 से छोटा हो। अभी हम ये प्रॉपर डिफिनीशन है कि क्या क्या हो सकता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 10 ले नहीं सकते क्योंकि 10 से छोटा बोला है। तो ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, जहां पे प्रॉपर डेफिनेशन हो। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपसे बोले कि आपके क्लास में सारे लंबे स्टूडेंट्स का सेट बनाओ, बस इतना ही बोला।
कि सारे लंबे स्टूडेंट्स का सेट बनाओ। अब आप कहोगे भैया लंबा किसको हम लंबा बोलेंगे, 5 फीट वाले को कि 6 फीट वाले को कि 5.5 फीट वाले को? जब तक आपको वेल डिफिनीशन नहीं दी गई तब तक आप सेट नहीं बना पाओगे। अगर यहीं पे बोल दे कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स का एक सेट बनाओ जिसकी हाइट 5 फीट 5 इंच से ज्यादा हो, तब आप बना सकते हो, क्योंकि वो एक डिफाइंड हो गया। अब उसमें आप नापोगे, जिसकी हाइट 5 फीट 5 इंच से ज्यादा होगी उसका एक सेट बना के आप दे दोगे। ठीक है, तो ये चीज है। अगर प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। अब आ जाओ, टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, उसको उस पर हम नहीं जा रहे हैं। जैसे टाइप्स में नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, यूनिटरी, सब बहुत सारे सेट्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे अब बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट। ऑपरेशन सेट पे क्या कौन से ऑपरेशन होते हैं? यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखो। अगर मान लिया एक सेट ए लिया हमने और एक सेट बी लिया, तो अगर यूनियन इन दोनों सेट का यूनियन करना है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने एक सेट ए लिया, उसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, और एक सेट बी लिया, उसमें एलिमेंट ले लिया 3 4 5 9। अगर आपसे बोले कि आप ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स हों, मीन्स आइदर ए के या बी के सारे एलिमेंट्स। जैसे अब यहां क्या करते हैं, ए यूनियन बी लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है, बस याद रखो कि सारे को कंबाइन करके लिख दो, दोनों सेट को कंबाइन कर दो, जो 2 बार रिपीट हो उसको एक ही बार लिखना है, बात खत्म। तो हमारा ये सेट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 9, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगर आपसे बी यूनियन ए बोलेगा तो वो भी सेम ही आएगा, ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लो, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक, अब चलो, अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन कैसे होता है? जैसे एक सेट ए हमने लिया, दूसरा सेट हमने बी ले लिया। अब इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, उल्टा यू से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। अब यहां पे फिर एक एग्जांपल ले लिया, सेम वही एग्जांपल लेते हैं। सेट ए में हमने लिया 1 2 3, सेट बी में हमने लिया 3 4 5 9, और हमने पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई? जब ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करेंगे तो ए और बी में जो कॉमन होगा, कॉमन कौन है? 3 यहां भी है, 3 यहां भी, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा? ओनली 3 एलिमेंट 3 आएगा। और अगर आप बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो भी सेम आएगा, तो भी क्या आएगा? सेम आएगा। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होता है। ओके, चलो अब अगली बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस का मतलब है कि अगर ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं और हमें डिफरेंस निकालना है, तो इसका मतलब हम ए माइनस बी निकालें या बी माइनस ए निकालें। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं। देखो ए में हमारे पास क्या क्या था? 1 2 3, बी में हमारे पास क्या क्या था? 3 4 5 9। अब देखो a माइनस बी, देखो क्या होगा? a माइनस बी, अगर आपको a माइनस बी के एलिमेंट्स लिखने हैं तो a में से, सेट a में से जो b के एलिमेंट कॉमन हो उसको हटा दो। ध्यान से सुनना, सेट ए के एलिमेंट्स में से जो बी के एलिमेंट कुछ कॉमन अगर आ रहे हो तो उसको हटा दो, जो बाकी बचा वो लिख लो, वही हमारा ए माइनस बी होगा। तो देखो यहां 3 कॉमन आ रहा था ना, 3 हटा दिया, क्या बचा? 1 2,
ये हमारा a माइनस बी हो गया। अगर हम यहीं पे b माइनस ए निकालना चाहते हैं तो आप क्या करो, b में से a के एलिमेंट, वे एलिमेंट निकाल दो जो कॉमन हो। तो b में a का कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 ही कॉमन है, 3 हटा दिया तो b के एलिमेंट लिख लो। क्या बन जाएगा, क्या बचेगा, 4 5 9। ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक, नोट करो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। चलो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक a इज इक्वल टू दिया हुआ है ABC, सेट A दिया हुआ है ABC और सेट B दिया गया है BCD। कहता है देन फाइंड, चारों चीज निकालनी है जो अभी हमने आपको पढ़ाई। क्या क्या निकालना है, A यूनियन B, दूसरा A इंटरसेक्शन B, तीसरा A माइनस B और चौथा B माइनस A। चलो एक एक सॉल्व करते हैं। देखो अगर हमें A यूनियन B निकालना है तो हम क्या करेंगे, A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स सारे कंबाइन करके लिख लो, जो आएगा वही हमारा A यूनियन B होगा। तो यहाँ पे A है, B है, C है, B और C आ गया, यहाँ से D लिख लिया, ये हमारा क्या आ गया, A यूनियन B आ गया। अब चलो A इंटरसेक्शन B लिखना है। इसका मतलब क्या है कि A और B में जो कॉमन है उसको लिख लो, बाकी हटा दो। A और B में क्या कॉमन है, BC यहाँ भी है, BC यहाँ भी है, तो यहीं आएगा हमारा B और C। ठीक, अब चलो A माइनस B निकालना है। A माइनस B अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, A में से B वाले एलिमेंट्स को निकाल दो। A में B का कौन सा एलिमेंट है, B और C यहाँ भी है, B और C यहाँ भी है, इसका मतलब सेट A में से B और C को हटा दिया तो क्या बचा, A। ये हो गया हमारा A माइनस B। और अगर हमें B माइनस A फाइंड करना है तो B माइनस A मतलब B में से A के कॉमन एलिमेंट को हटा दिया। तो B में BCD है, A में ABC है, BC BC फिर हट गया, क्या मिल गया आपको, D। तो ये हमारा क्या हो गया कि A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B एंड B माइनस A। अब आप चीज समझ गए होगे। ठीक, नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की। ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए क्योंकि अभी आप इससे पहले इसको नहीं जानते होंगे। तो इंटरवल्स में हम लोगों को क्या करना है, हम कुछ इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पहला लिखा गया है ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसके बीच में हमने A और B लिख दिया और इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। ये लिखने का मतलब क्या है, देखो A B, ये लिखने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जो भी x लिखा गया होगा, इसका मतलब है ये एक सेट है x। अब वो x कैसा है, x जो है वो A से तो बड़ा है लेकिन B से छोटा है। ये एक सेट लिखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो हम लोग डिस्क्रीट सेट की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो सेट है ये कौन सा सेट है, कॉन्टिन्यूअस सेट है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब इसमें इसके बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे। अगर ये ओपन लगा है इसका मतलब है ऑल द नंबर्स बिटवीन A एंड B आर ओनली प्रेजेंट। केवल क्या होंगे, A और B के बीच के ही केवल सारे नंबर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये क्लोज्ड ब्रैकेट होता है, जो आपको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। ये जो लार्ज वाला ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये चीज लिख गई है, इसका मतलब है ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट करेगा, उस सेट के एलिमेंट कैसे होंगे, x आएगा एलिमेंट और वो x कैसा होगा, x A से बड़ा होगा या बराबर होगा और B से छोटा होगा या बराबर होगा।
इसका मतलब है इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट also A and B be present means क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि अगर A और B लिखा गया है क्लोज इंटरवल में तो वहां पे A और B के बीच के सारे नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, और A और B पे क्लोज लगा है इसका मतलब A भी आएगा और B भी आएगा। ये डिफरेंस है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में। अब देखो जो तीसरा लिखा गया है वो लिखा गया है ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज का मतलब इधर ओपन होगा और इस वाले साइड पे क्या होगा, क्लोज्ड। अब यहां पे अगर हम इसको सेट के फॉर्म में लिखें तो यहां पे एलिमेंट x कैसा होगा, ये एलिमेंट जो x होगा वो a से तो बड़ा होगा लेकिन b के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, क्योंकि यहां इक्वलिटी भी होल्ड करेगी। अब यहां पे ऑल द नंबर्स बिटवीन a एंड b आर प्रेजेंट ऑल्सो b इज प्रेजेंट। ए और बी के बीच के सारे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बी पे क्लोज लग गया है इसका मतलब बी भी आएगा उसमें। अब यहां पे देखो चौथा क्या है, क्लोज्ड ओपन। इसका मतलब पहले क्लोज होगा और दूसरे पे ओपन होगा। इसका मतलब इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उसमें ऐसे एक्स मिलेंगे जो ए से तो बड़ा होगा या बराबर होगा और बी से ऑलवेज छोटा होगा। मीन्स ऑल द नंबर्स between A and B are present also A is present। A भी क्या है, प्रेजेंट है हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरवल्स मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि इंटरवल्स कैसे होते हैं। ठीक, ये है, नोट कीजिएगा, फिर हम आगे कुछ और चीजें पढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमने जो इंटरवल अभी पढ़ा उसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। देखो, हम जिस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस में बात करते हैं। जैसे मान लिया हमने 3 to 7 लिया, ये कौन सा है, ओपन इंटरवल है। अब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहते हैं। देखो कैसे प्लॉट करते हैं। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये इधर क्या है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इस पे कहीं पे यहाँ मान लिया 3 है और इधर मान लिया कहीं पे 7 है। अब आपको इस नंबर लाइन पे मुझे प्लॉट करना है 3 और 7 को। अब ये देखो, ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस सेट होता है। कॉन्टिन्यूअस सेट का मतलब होता है कि हमें 3 और 7 के बीच के वो सारे नंबर्स मिलेंगे, सारे नंबर्स मिलेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो लेकिन अब यहां पे 3 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 पे क्या है, ओपन है, और 7 भी नहीं मिलेगा क्योंकि 7 पे ओपन है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 पे ओपन सर्किल बनाएंगे। 3 और 7 पे ओपन सर्किल बनाएंगे और इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है, समझो कि ओपन बनाने का मतलब है ये 3 नहीं है, इस 7 पे ओपन बनाने का मतलब है ये 7 नहीं है। ये लाइन खींचने का मतलब है इसके बीच में जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स में इंक्लूड हो गए। इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। अब चलो दूसरे की बात करते हैं। हमने क्या किया, 3 और 7 क्लोज कर दिया। एक ही एग्जांपल सब समझते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ की
यहाँ 3 देखा और यहाँ 7 देखा। अब हमें क्या करना है कि क्लोज्ड 3 और 7 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज्ड सर्किल बनाया और यहाँ पे भी क्लोज सर्किल बनाया और इसके लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 3 और 7 के बीच, 3 और 7 के बीच के सारे नंबर तो आ गए, लेकिन इसको फिल करने का मतलब हो गया 3 भी आ गया, 7 को फिल करने का मतलब हो गया 7 भी आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड 3 टू क्लोज्ड 7 के सेट को। ओके, चलो अब हम तीसरे टाइप की बात कर जो अभी हमने पढ़ा था, ओपन क्लोज्ड। तो हमने क्या किया, इधर ओपन कर दिया और इधर क्लोज कर दिया। अब इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। फिर से वही नंबर लेते हैं, ये इधर तो 3 आएगा, इधर तो 7 आएगा। अब हमने देखा, क्या देखा कि कहां पे ओपन है, 3 पे ओपन सर्किल बना दिया। क्लोज कहां है, 7 पे, इसका मतलब यहां पे 7 पे क्लोज कर दिया। और क्या किया, 3 और 7 के बीच के सारे नंबर्स आएंगे तो 3 इसको ऐसे मिला दिया। तो इसका मतलब हो गया अब 3 और 7 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए, 3 नहीं इंक्लूड हुआ लेकिन 7 इंक्लूड हो गया। तो ये हमारा तीसरा इंटरवल था। अब चौथे इंटरवल की बात करते हैं, क्या, क्लोज्ड 3 ओपन 7। ओके, चलो फिर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वही काम किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया, 3 प्लॉट किया, 7 प्लॉट किया। अब क्या किया, 3 पे क्लोज हो गया, इसका मतलब 3 पे फील्ड सर्किल आएगा और 7 पे क्या आएगा, ओपन आएगा और इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब इसका मतलब हो गया 3 और 7 के बीच के सारे नंबर्स आ गए, 3 आ गया लेकिन 7 नहीं आया, यही तो हमें शो करना था। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। इसका अभी हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, इसलिए अभी से इसको सीख लीजिए कैसे हम इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहां में आंसर इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके ही आंसर फाइंड करेंगे बहुत इजीली ढंग से। ओके, नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो ये पहला नोट क्या कहता है कि बिटवीन एनी 2 नंबर्स ऑन नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन पे आपने 2 नंबर कोई भी लिए हैं, एनी 2 नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल्स एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। अब मतलब समझना कि हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब यहां पे एक पॉइंट ले लिया 1 और एक नंबर ले लिया, मान लिया 7। अब इस 1 और 7 के बीच में अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें तो देखो 1.1, 1.111, 1.13, 1.19 ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, डेसिमल है, डेसिमल को हम लोग रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि अब इसके बीच में आप बहुत सारे रेशनल नंबर्स डिफाइन कर सकते हो और वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। आप लिखते चले जाओ 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे लिखते चले जाओ, 1.11, 1.12, 1.113 ऐसे लिखते चले जाओ तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आएंगे। अब रेशनल नंबर्स, अब हम इरेशनल की बात करते हैं। अब इरेशनल की अगर बात करें तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो रिपीट नहीं करते और टर्मिनेट नहीं होते, उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अगर हम जैसे एक इरेशनल नंबर हमने लिखा 1.01001 डॉट 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 ऐसे चलता चला जाता है, ठीक। अब ऐसे चल रहा है तो आपने क्या किया,
जो भी नंबर्स आते जा रहे हैं उसमें 1.02 कर दिया, 0.03 कर दिया, करते चले गए तो वो कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। जैसे इसके बीच में एक √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, ठीक। तो बहुत सारे इरेशनल, अब √2 की जो वैल्यू होती है उसमें नंबर्स कुछ भी लिखते चले जाओ, कुछ भी नंबर्स लिखते चले जाओ, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स हो गया। इसका मतलब है कि अगर कोई दो नंबर हमने लिए हैं नंबर लाइन पे, तो उनके बीच में हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक। चलो, ये इस नोट का मतलब था। अब अगले नोट में देखो, कहता है कि नंबर जस्ट ग्रेटर देन और जस्ट लेस देन किसी भी नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर आपने बोला, जैसे हमने बोला कि भाई 9, एक नंबर हमने बोल दिया 9। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 9 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, 9 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 10। तुरंत मेरे बोलने के जस्ट विदिन सेकेंड्स में आपका जवाब आएगा सर 10। तो ये जो आपने 10 बोला, ये गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है? क्योंकि मैंने आपको इंटीजर नहीं बोला कि 9 के जस्ट बाद वाला इंटीजर क्या होगा। जब मैंने आपको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, मैंने बोला केवल कि 9 के आगे जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है, तो कोई बोलेगा सर 9.1, तो भी गलत हो गया। कोई बोले सर 9.00001, तो भी गलत हो गया, क्योंकि आपने 10 जीरो लगाया, मैं बोलूंगा 11वां जीरो लगा दिया, तो मैं बोलूंगा 100 जीरो लगा दिया, तो जस्ट बाद का नंबर आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। ऐसे ही उस किसी गिवन नंबर के जस्ट पहले वाला नंबर भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि होता ही नहीं है। हाँ, अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई बताओ कि 9 के जस्ट बाद का इंटीजर कौन सा है, तब बोलोगे कि 10 होता है सर, तो वो आपका सही जवाब होगा। लेकिन जब अगर आपको इसे स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये था कि किसी भी नंबर के से जस्ट बाद वाला नंबर या जस्ट पहले वाला नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नोट कीजिएगा। चलो बच्चों, अब हम अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि जो इनफाइनाइट होता है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है, ये क्या होता है, ये कोई नंबर नहीं होता है। हम लोग इनफाइनाइट जरूर बोलते हैं, लेकिन ये कोई नंबर नहीं है, ये जस्ट एक क्या है, एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है। क्या इनफाइनाइट बता सकते हो? जैसे बोलते हैं कि आसमान में असंख्य तारे हैं, उस असंख्य का क्या मतलब है, आप उसको गिन नहीं पा रहे हो इसलिए बोलते हो वो इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब जो असीमित है, बहुत ज्यादा है, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, उसको हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं। अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है, ठीक। तो अगर हमने ये सिंबल कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब वो एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, वो कुछ होता नहीं है, ठीक। अब अगला क्या है कि अगर किसी भी इंटरवल में अगर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आपको दिख रहा है, अगर किसी भी इंटरवल में आपको प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है, तो आप हमेशा उसके साथ क्या लिखोगे, उसके साथ कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे? हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करोगे। समझ में आ रहा है? जैसे हमने बोला 0 टू इनफाइनाइट लिखना है, क्लोज 0 टू इनफाइनाइट, तो अगर क्लोज 0 पे लगा सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन होगा। ऐसे ही अगर माइनस इनफाइनाइट आपने लिख दिया तो इसका मतलब यहां तो हमेशा ओपन रहेगा, इसके बाद वाले पे कुछ भी आप क्लोज ओपन लगा सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट वाले पे या माइनस इनफाइनाइट वाले पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। ओके, चलो अब देखो क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर इनफाइनाइट कब आता है,
कुछ बच्चे बोलेंगे, हम पूछेंगे बच्चे इनफाइनाइट कब आता है, तो कुछ बच्चे क्या बताएंगे कि सर जब 1/0 लिखते हैं तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर 1/∞ आपने लिखा तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो क्या ये सही है? तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये दोनों चीज गलत लिखी गई है। ये क्या है? गलत है। इसको अपने मन से निकाल दो, ये चीज गलत है। तो अब पूछोगे सर 1/0 इनफाइनाइट नहीं होता है तो क्या होता है? तो हम बताते हैं आपको, 1/0 जो होता है ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है जब इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है तो 1/0 को हम इनफाइनाइट कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ही 1/∞ ये क्या होता है? ये भी अनडिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि जब इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है तो 1 के नीचे उसके लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, इसका मतलब वो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज से याद रखिएगा कि इसको अगर आप ये सोच रहे थे अभी तक कि 1/0 को इनफाइनाइट बोलते हैं और 1/∞ को 0 बोलते हैं, तो ये गलत था। आज से हम लोग याद रखेंगे कि 1/∞ को नॉट डिफाइंड बोलते हैं या 1/0 को अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।